हेलो बच्चों। मैं तीर डीके सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ाने वाला, बल्कि पार्ट को एक क्विक रिवीजन के अंदर बताऊंगा। ठीक है कि कैसे वो एक पार्ट को विद इन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट किया जा सकता है। या आप एक रिवीजन के रूप में भी आप ले सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर पहला पार्ट कैसे खत्म होगा। ठीक है, देखते हैं क्या नाम है अपने पास पाठ का। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया वो सी होती है जिसके अंदर हम किसी कच्चे पदार्थ को मिलाए और अपने कुछ नई चीज पदार्थ हो, वो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और इसको निरूपित करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक समीकरण। ठीक है, हमेशा रासायनिक समीकरण। पाठ की स्टार्टिंग हो गई। इसके अंदर दो पहले आते हैं अपने पास, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तित करते हैं। भौतिक अवस्था कौन सी? पदार्थ की बाहर वाली अवस्था क्या कहलाती है? उसकी भौतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, अंतर आते हैं इसके अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तब वे परिवर्तन जो पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी वाले परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी वाले परिवर्तन होते हैं, जबकि रासायन वाले स्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन मतलब जो एक बार हो गए उनको वापस से अपन चेंज कर सकते हैं, तथा रसायन वाले कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन, जिनको एक बार चेंज करने पर वापस उनको चेंज नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन देखो, मान लो मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है, पानी ग्लास है, इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे, क्या बन जाएगा? बर्फ। वापस उनको बाहर निकाल देंगे, क्या बन जाएगा अपने पास? पानी। ठीक है, चेंज हो गया। पहले क्या होता? पानी था, फिर से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस पानी हो गया। क्या था? ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन। उसी की जगह रसायन वाले में आ जाऊँ, मैं क्या करूँ? एक मेरे पास आटा है, आटे से क्या बनाऊँ? रोटी बनाऊँ। क्या पुनः रोटी से आटा बन सकता है क्या? जी नहीं। तो ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर आगे चलो अपने रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ठीक है, कभी भी अपन समीकरण लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं अपन अभिकारक और इस साइड लिखते हैं अपन उत्पाद। ठीक है, संतुलित समीकरण देखो, संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, इधर जितने अणु हैं हाइड्रोजन देखो, एक देखो H2 प्लस O2 क्या कहलाएगा आपके पास? H2O। ठीक है, अभिकारक के तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान हो तो वह क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अगर इधर देखो हाइड्रोजन कितने अणु हैं? दो अणु। इधर भी हाइड्रोजन कितने अणु हैं? दो अणु। जी बिल्कुल अच्छा बात है, इधर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन, इधर कितने अणु? ऑक्सीजन के दो अणु। इधर कितने ऑक्सीजन के अणु? एक ही है। ये तो गलत बात है, दो करना पड़ेगा तभी तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी अपने पास। ठीक है, इधर मैं आ गया 2 लगा देता हूँ। कितने H2 ऑक्सीजन के हो गए क्या? दो। परंतु ऑक्सीजन को दो करने के बाद अपने हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ? चार, जो कि बात तो सही नहीं है। ठीक है, इधर कितने हैं? चार, तो इधर भी मैं आगे लगा दूंगा चार हो गए। इधर भी जितने परमाणुओं की तत्वों की संख्या है उतने के उतने यहाँ तत्वों के परमाणुओं की संख्या उपस्थित है। ठीक है, ये तो क्या हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर आती है अपने पास असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे क्या कहते हैं अपन? कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या रखना? कंकाली समीकरण। क्या आएगा? कंकाली समीकरण। कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो तो कोई बता देगा। आपके आएगा कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित समीकरण को ही क्या कहते हैं अपन? कंकाली समीकरण कहते हैं। इतना आ जाएगा। ठीक है, असंतुलित। इस वाला का उदाहरण देखो, देखिए तो सपोज मैं इधर लिख देता हूँ Mg प्लस O2, इधर बन जाए MgO। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने अणु हैं? दो अणु हैं। इधर कितने? एक अणु है। तो ये क्या है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। आपके एग्जाम में से आ जाए, कोई भी तीन समीकरण दे देंगे और ये बोलेंगे इनको संतुलित करना है। तो कैसा करना है? कुछ नहीं करना है, इधर जितने हाइड्रोजन है उतने के उतने हाइड्रोजन कर देने, जितने इधर ऑक्सीजन है उतने के उतने इधर ऑक्सीजन कर देना। ये क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहला देगी। ठीक है, फिर आते हैं अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले आती है अपने पास संयोजन। ठीक है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का लिखने का रूप भी देख लो। रासायनिक अभिक्रिया लिखने का रूप होता है, इधर लिखते हैं अपन अभिकारक, जो चीज अपन ले रहे हैं, जिनको मिला रहे हैं, और जो इधर बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। और इस तीर के निशान के ऊपर एक तो ये लगाते हैं, इसका मतलब होता है तापमान। ठीक है, इसके ऊपर लिखते हैं अपन उत्प्रेरक, ताप हो गया और दाब हो गया। मान लिया अपनी कोई पर्टिकुलर गैस है, उसके लिए जितना दाब चाहिए तो वो दाब अपन यहाँ लिखेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे रासायनिक तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर
घटा देते हैं, क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाएंगे। मेरे पास मान लो आग में घी डालने वाला काम होता है ना, जो आग को बढ़ा भी सकता है और आग को घटा भी सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास? उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे रासायनिक तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, आज जल्दी से परिभाषा पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, पहली समीकरण है अपने पास संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि आपके इसमें नाम में दिया हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब क्या करना है? दो या दो चीज़ों को लेना है, उनको जोड़ना है और एकल चीज बनानी है। देखिए तो आओ कैसे करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। पहले लाइन हमेशा सभी के अंदर ये लिखनी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और दोनों आपस में जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन। वापस सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, दोनों अभिकारक आपस में जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखो इधर C+O2 क्या कहलाएगा? CO2। क्या कहलाएगा? CO2। एक से अधिक अभिकारक है, जुड़ रहे एकल चीज बना रहे और इसके साथ क्या निकलती? ऊष्मा भी निकलती। ऊष्मा निकलने के कारण इसे क्या कहते हैं अपन? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। किसे? संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाद में जो उत्पाद बनता है उसके साथ में भी क्या निकलती है? ऊष्मा भी रिलीज होती है, इसलिए इस अभिक्रिया क्या कहते हैं अपन? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। आ जाएगा समीकरण समझ में? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपने पास, इसका उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, C+O2 CO2, H2+O2 2H2O। ठीक है, कोई से भी लिख सकते हो आप, Mg+O2 2MgO 2MgO। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम में दे रखा है वियोजन, मतलब कोई बड़ी चीज लेनी है अपने को और उसको तोड़ देना है, तो क्या कहलाएगा? वो वियोजन कहलाएगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा एकल अभिकारक को गर्म करने पर दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। ये एकल अभिकारक है मेरे पास, ये एकल अभिकारक दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये एकल अभिकारक है बड़ा सा, इसको गर्म देने पर तोड़कर दो छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि आपको पता है कि बड़ा अभिकारक को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए? यहाँ ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा चाहिए, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। इसको ऊष्मा चाहिए ना उसको यहाँ क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा चाहिए तो ये क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? ऊष्मा शोषी। इसकी अभिक्रिया देखो तो CaCO3 को गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा? CaO+CO2। ये क्या होता है? मार्बल होता है, संगमरमर होता है और खड़िया चौक। खड़िया चौक साइंस वाला नाम क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको गर्म कर रहा हूँ मैं, तो किस किस में टूटेगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक है, वियोजन अभिक्रिया वाली गर्म कर रहे हैं, तो किसमें टूट रहा है? CaO और CO2। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, संगमरमर, खड़िया चौक। ठीक है, तीनों नाम ध्यान रखने, तीनों चार जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अपने पास, इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ठीक है, चलो ये रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपने पास विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया अपने को ये कहती है, वापस से वो की वो लाने के लिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। ठीक है, वापस वह रासायनिक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, इसमें उच्च अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, इसलिए विस्थापित कर देगा, तथा इस अभिक्रिया में एक बार विस्थापन होने के कारण इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे नाम में इसका विस्थापन हो रहा है, तो क्या करेंगे? उच्च अभिक्रिया। हमेशा पावरफुल आदमी ही कमजोर आदमी को विस्थापित कर लेता है। इसलिए ज़िंदगी के अंदर कुछ बनो या ना बनो, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट के साथ रखना चाहिए। पावरफुल होना चाहिए आदमी ना, तब वो जीते हारे वो बात की बात है, परंतु पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उच्च क्रियाशील तत्व सदैव निम्न क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया में एक बार विस्थापन होने के कारण इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके समीकरण देखना, देखिए तो समीकरण क्या कौन सी होती है? हाँ, इसके समीकरण देखो, Fe+CuSO4 क्या बन जाएगा? FeSO4+Cu। ये क्या है अपने पास? फेरस है, फेरस। ये अपने पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 गर्म करूंगा क्या बन जाएगा? FeSO4+Cu। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, तथा एक बार विस्थापन होने के कारण इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी
कहेंगे। जल्दी करते हैं, थोड़ा रिवीजन है, ठीक है, पूरा नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपस में वो लाइन लिखनी है, ठीक है। ये लाइनें क्यों लिखनी है? ये लाइनें इसलिए लिखनी है ताकि अभिक्रिया की थोड़ी साइज थोड़ी बड़ी हो जाए। जैसे साइज अच्छी होगी ना, उसके 2 नंबर 3 नंबर अपने को आसानी से मिलेंगे। अभिक्रिया की साइज इतनी होनी चाहिए, फिर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, ठीक है। ये आप नॉर्मल सभी के अंदर लिख सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर पहले यौगिक का पहला तत्व दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तथा इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम ही 2 बार विस्थापन होगा, ठीक है। पहले यौगिक का पहला तत्व दूसरे यौगिक के पहले तत्व से, वापस ऐसे बोल सकते हैं, पहले यौगिक का पहला तत्व दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व से विस्थापित कर देता है दो, तथा इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका अभिक्रिया देखता हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बन जाएगा? ये इसकी जगह आ जाएगा इधर, और ये इसकी जगह आ जाएगा। पहला विस्थापन, ये दूसरा विस्थापन, 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे क्या कहेंगे अपन? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इधर क्या आ जाएगा देखो, 2NaCl प्लस BaSO4, यहाँ आ गया 2NaCl प्लस BaSO4। इनके नाम देख लो, सोडियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा? नमक, बोले तो सोडियम क्लोराइड और BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, आ जाएगा नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया ध्यान रखनी, बहुत ही छोटी छोटी मामूली सी अभिक्रिया है, ठीक है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इनको, ठीक है। अभिक्रिया कैसे याद करते हैं? अभिक्रिया को आपको लिख लिख कर याद करना है, जब तक लिखते जाओ 2 3 बार 5 बार 10 बार लिखते जाओ, अपने आप याद होगी। कैसे याद नहीं होगी? अपने को याद नहीं होगी तो फिर किसको याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, संयोजन हो गए, वियोजन हो गए, विस्थापन हो गए, द्विविस्थापन हो गई। अब आती है अपने पास उपचयन और अपचयन। क्या होती है? उपचयन और अपचयन, उपचयन व अपचयन। इसके अंदर आपको अंतर भी पूछ सकते हैं कि उपचयन और अपचयन में अंतर देखो, अधिकांश अंतर ही आता है इसके अंदर, उपचयन और अपचयन के अंदर अंतर लिखो। उपचयन क्या करता है? उपचयन का एक और नाम होता है, उसको भी ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इससे रिडक्शन बोलते हैं ना, रिडक्शन। उपचयन किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में वृद्धि हो। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में तो क्या हो? वृद्धि हो, है ना, बढ़ रहे हैं ये, क्या हो इसके अंदर? वृद्धि हो, तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में कमी हो। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में कमी है, वो तो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इधर ऑक्सीजन के अणुओं की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए, तथा हाइड्रोजन इधर घट रहा है तो इधर क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो, क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। तथा इधर ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वो क्या कहलाएगा? अपचयन है। कमी का मतलब है वो अणु उससे जुड़ जाए। देखो इधर C+O2 क्या बन गया? CO2, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जुड़ गया। क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट ये देखो, H2O को गर्म करूंगा, क्या हो जाएगा? H2+O2। जल से क्या निकल गया? H2O का अलग निकाल दिया ना मैंने, देखो इधर H2O को, ऑक्सीजन को अलग निकाल देते। चलो, ऑक्सीजन की कमी इधर लिख देना है, ऑक्सीजन की कमी, और इधर लिख देना है आपको ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन कहलाएगा। बहुत ही ईजी अभिक्रिया है, ठीक है, दोनों आपको आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आ रही है आपके सामने, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन 5 और 4 जितने भी अभिक्रिया, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन सी होती है अपने पास? रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया वही स्टार्टिंग में से ही करनी है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। इसके अंदर क्या होगी? वह समीकरण जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, उसे क्या कहेंगे अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इधर देखो, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। इधर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा, ठीक है। आ जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, पहले ये लिखना है, फिर इसके अंदर नीचे केवल और केवल रेडॉक्स वाले अभिक्रिया के अंदर नीचे 1 2 लाइनें और लिखनी है। वो लाइनें देखो, देखो लाइनें कुछ नहीं लिखनी है, इसको समझाना है बस। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? यहाँ अपचयन हो रहा है, बस ये लिखना है। दूसरा टॉपिक लिखो, इसके अंदर हाइड्रोजन आगे किसमें बदल गया? जल में, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। आ जाएगा समी दोनों। नेक्स्ट चले,
फिर आती है अपने पास आगे आगे कौन सी हो गई सारी की सारी। एक और आती है अपने पास, कौन सी होती है वो होती है अपने पास अवक्षेपण की अभिक्रिया। क्या होती है अवक्षेपण की अभिक्रिया? वह रासायनिक समीकरण जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं। आप सभी के अंदर लिख सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, कुछ अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, मतलब अवक्षेप प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे अपन अवक्षेप अभिक्रिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कोर्स में दे रखी है तो आपको याद कर लेने, कुछ नहीं, एक लाइन के अंदर है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे अपन अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। आ जाएगी समझ में। आगे चले, फिर आगे आता है अपने पास क्या कहलाता है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है जब किसी लोहे की वस्तु, लोहे की, चांदी की, कॉपर की, तीनों हो सकती है, पर मुख्य रूप से लोहे में अधिकांश देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, तो आसानी से लग जाता है। मतलब संक्षारण जब किसी लोहे की वस्तु को जल, नमी बोल सकते हैं ना, जल बोले तो नमी, और अम्ल तथा ऑक्सीजन, जल, अम्ल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी सतह पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उस भूरे रंग की परत को चढ़ना ही क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। जंग लगा हुआ देखा है, वो जंग लगना ही क्या एक प्रकार की संक्षारण की घटना होती है, जिससे अपने देश के अंदर हर साल लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। ठीक है, वापस एक बार, जब किसी लोहे की वस्तु पर अधिक समय तक जल, नमी, अम्ल, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी सतह पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं अपन? संक्षारण कहते हैं, या जंग लगना भी कहते हैं। ये लग गया वो तो कोई बात नहीं, उसके उपाय क्या होंगे? भाई लग गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके रोकने के उपाय। ठीक है, पहला उपाय लिखो, देखे तो पहला, इसके अंदर बहुत सारे उपाय। पहला करेंगे अपन ग्रीस, तेल, ग्रीस या तेल आदि का लेपन करेंगे। ठीक है, ग्रीस वगैरह लगा देंगे या तेल वगैरह लगा देंगे। दूसरा करेंगे उच्च अभिक्रियाशील तत्व, उच्च अभिक्रियाशील तत्व। ठीक है, मान लो मेरे पास लोहा है, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा? उच्च अभिक्रियाशील तत्व का लेपन कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा? जल के अणु से आयरन से जुड़ेंगे नहीं और संक्षारण की अभिक्रिया होगा नहीं। इससे भी अपन रोक सकते हैं। उच्च अभिक्रियाशील तत्व जैसे कि जेडन, धातु की सतह पर जेडन की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा? जस्टीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जस्टीकरण या यशद लेपन, या क्या कहलाएगा? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट के अंदर और आगे आएंगे तब हम और सही से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। जब लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे अपन? जस्टीकरण कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलो, तीसरा होता है अपन सुरक्षित स्थान पर रखें। ठीक है, भाई जंग लगे ही नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? सुरक्षित स्थान पर रखें। ठीक है, बारिश के मौसम के अंदर लोहे को किसी अच्छी जगह रखें। ठीक है, जहाँ वो अम्ल, वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है। इससे भी अपन संक्षारण को रोक सकते हैं। आ जाएंगे तीनों के तीनों। फिर आती है अपने पास विकृति गंधिता। क्या होती है विकृति गंधिता? देखो नाम में ही बोलता है ये कि विकृति गंधिता क्या होती है। विकृति गंधिता किसे कहते हैं? देखो तो, विकृति गंधिता, ठीक, जब जब उच्च वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात उसके स्वाद में तथा उसके रंग में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। उस परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृति गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ समय बाद वो क्या होता है? सड़ने गड़ने लग जाता है ना सामान, चीज़ बनाए खाने की उच्च वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उससे क्या होगा? उसके स्वाद में तथा गंध में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं अपन? विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता को रोकने के उपाय देखो, पहले तो अपने को क्या करने हैं? प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ डाल सकते हैं। मान लो कोई अचार वगैरह बनाते हैं ना अपन, उसके अंदर क्या करते हैं? प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटावाइसल पर कक्षा 8-9 से पढ़ा होगा ये नाम, वो डालने पर भी अपने से क्या होगी? विकृति गंधिता जिससे हरकतें नहीं होगी। उसको ऑक्सीजन रोधी बर्तन में रख सकते हैं ना, ऑक्सीजन के टच में ना हो उस वाले बर्तन के अंदर रख सकते हैं। और क्या होगा? उच्च प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके डाल सकते हैं ना, विकृति गंधिता को रोक सकते हैं। परिभाषा ध्यान रखनी है आपको, तो क्या ज़्यादा कुछ काम का है नहीं अपने पास। और आगे क्या आता है देखो तो, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपने देखी थी। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तथा वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का निष्कासन हो या ऊष्मा का उत्सर्जन हो वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इज कंप्लीट। ठीक है, ये क्लास आपकी चल रही है मैथ तथा साइंस का सरप्राइज तथा मैथ की क्लास टेस्ट वाली क्लास के अंदर है ये। ठीक है, सभी को पढ़ाई करनी है। वेरी गुड। इसी तरह अगले संडे को भी, ठीक है, या अगले संडे, अगले मंडे या
अगले टेस्ट के साथ ऐसे आपको 1 1 1 सारे चैप्टर आते जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो कितनी बार भी देख सकते हो और समय के अनुसार मैं आगे से आगे चलता रहूँगा। आपको क्या कुछ नहीं करना, केवल चैनल पे आते रहना, जो क्वाइज दिया जाए, जो आपको फॉर्मूला दिया जाए, उनको रिवाइज करते चलना है। बाकी काम मैं देख लूँगा, आपके 90 नंबर कोई नहीं रोक सकते हैं। विथ मैथ एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू, बाय।